सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम आपकी जो क्लास 12th 2026 के लिए जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, मैंने ऑलरेडी सिलेबस आपको बता दिया है। तो ये आपका ओरिएंटेशन क्लास होने वाला है और इस साल की आपकी पहली क्लास होने वाली है पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, ये क्लास ओरिएंटेशन क्लास है। तो इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको आपके अपने सिलेबस से, आपको अपने सब्जेक्ट से फैमिलियर कराऊंगा, आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, ताकि आपको आपका जो सिलेबस है उससे फैमिलियर हो जाओ, ताकि आपको कुछ डिफ़िकल्ट ना लगे। आप सारी चीज़ें पहले से जानते रहो, आपके माइंड में रहे कि मुझे क्या क्या 12th में पढ़ना है। ठीक है, साथ में मैं इसी लेक्चर में मैं बात करूँगा कि आपको क्लास मतलब आपको नोट्स कैसे बनाना है क्लास में, आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या होंगे पढ़ाई के। ठीक है, थर्ड मैं इसी में बात करूंगा आपका अप्रोच क्या होना चाहिए आज से लेके 1.5 साल तक का, क्योंकि 1.5 साल बाद, आज से ही ठीक 1.5 साल बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी, आप CUT का एग्ज़ाम दे रहे होगे। तो आज से लेके ठीक 12 से 14 महीने का जो स्ट्रेटजी है ये क्या होने वाली है, ये सारी मैं आज ही की लेक्चर में बात करूंगा। ठीक है, सो नाउ टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डू व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दिस। इस क्लास में हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको सबसे पहले तो मैं आपको बुक्स बताऊंगा कि बुक्स कौन कौन सी हैं, कौन सी फॉलो करनी है आपको। उसके बाद मैं सिलेबस के बारे में आपको फैमिलियर कराऊंगा, सिलेबस क्या है आपका, सिलेबस के एक एक चैप्टर से रिलेटेड बताऊंगा कि इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है। टाइमलाइन बताऊंगा बुक का कि बुक की टाइमलाइन क्या है, आपको किस टाइम से किस टाइम के बीच में क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अप्रोच बताऊंगा, ठीक है, कि कौन से अप्रोच से आपको स्टडी करना है। बेस्ट रिसोर्सेज बताऊंगा, ये रिसोर्सेज का स्पेलिंग गलत है, रिसोर्सेज। ठीक है, और नोट्स मेकिंग एंड में हम बात करेंगे आपको नोट्स कैसे बनाने हैं क्लास के। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको कि 2 बुक हैं आपकी क्लास 12th में। पहला कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये, और सेकंड बुक जो है आपकी वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, 2 बुक हैं आपकी, दोनों मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बुक के मैं बारे में बात करूँ, थोड़ा सा टाइमलाइन के बारे में बता दूँ, तो जो दोनों बुक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 1945 से लेके 1947 का। इन दो यहाँ से ये दोनों बुक स्टार्ट होती हैं और आती कहाँ है, प्रेजेंट तक। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था ये आप इस बुक में पढ़ोगे। ठीक है, दोनों बुक की टाइमलाइन यही है। इन दोनों के बीच में देखो, एक बुक जो है आपकी बुक नंबर 1, ठीक है, बुक नंबर 1 ये डील करेगी वर्ल्ड में। ठीक है, कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में वर्ल्ड में क्या 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 चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड में क्या चल रहा था। और जो आपकी बुक नंबर 2 है, ठीक है, वो डील करेगी कि इस टाइम में इंडिया में क्या चल रहा था। ठीक है, इंडिया में क्या चल रहा था, ये हम इस दोनों बुक में देखेंगे। ठीक है, 1945 से प्रेजेंट तक पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, 1945 से प्रेजेंट तक इंडिया में क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, देखते हैं, इसी इंडेक्स में आपको मैं समझा देता हूँ पूरा आपका। देखो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था। ठीक है, 1945 में। ठीक है, उसके बाद 1991 तक कोल्ड वॉर चला था। ठीक है, कोल्ड वॉर क्या होता है, USSR वर्सेस USA, मतलब रशिया और USA की जो लड़ाई थी, कभी हॉट वॉर नहीं हुई, मतलब कभी गोलियां नहीं चली, बट कोल्ड वॉर होती रही। मतलब वो कोल्ड वॉर होता था, एक दूसरे के सामने आते थे फिर ठंडे पड़ जाते थे। ठीक है, तो ऐसा वॉर होता था। और ये जो पूरा 1945 से 1991 का टाइम पीरियड है, ये हम चैप्टर नंबर 1 में देखते हैं, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी नाम क्यों है, क्योंकि जो USSR होता है ये इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब ये टूट जाता है, ये कई देशों में टूट जाता है, इसका ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जो बाइपोलर वर्ल्ड था, मतलब 2 सुपर पावर हुआ करती थी, वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, इसीलिए लिखा हुआ है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। मतलब बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है, बाइपोलर का मतलब होता है 2 सुपर पावर हैं, अब एक खत्म हो गया तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो गया, अब यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है, जब जो वर्ल्ड होता है वो यूनिपोलर होता है, मतलब दुनिया में एक ही सुपर पावर बचता है, USA। उसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारे सुपर पावर इमर्ज होकर आते हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। इन सब चीज़ों को हम किस में पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, फिर हम ध्यान लगाएंगे चैप्टर नंबर 3 पे, जिसमें हम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली साउथ एशिया के स्टेट नेशन कौन कौन से हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, म्यांमार है, ये सारी चीज़ें। ठीक है,
फिर चैप्टर नंबर 4 में आएंगे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यूएन हो गया। यूएन के बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल हो गए, जनरल असेंबली हो गई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्रेरी का मतलब ये होता है 1945 के बाद का टाइम, ठीक है। जहाँ पे भी वर्ड कंटेम्प्रेरी लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये 1945 के बाद की टाइम, 1945 के बाद की टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी मतलब 1945 से पहले को क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंज थे सारे कंट्रीज के सामने, 1945 के बाद से क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंज आ गया, ठीक है। देखो आज के टाइम पे जो साइबर थ्रेट है, ठीक है, वो आज का प्रेजेंट मतलब कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी चैलेंज है हमारे लिए। लेकिन अगर हम 1945 से पहले जाएं तो कोई भी साइबर सिक्योरिटी नाम का कोई चैलेंज नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टेररिज्म जैसे है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है हमारे टाइम पे। तो ये क्या है? ये कंटेम्प्रेरी सोर्स ऑफ थ्रेट है हमारे लिए, ठीक है। अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसमें हम इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। एंड चैप्टर नंबर 7 में इसी में हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हो, सबसे 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब पार्ट बी स्टार्ट होता है हमारा, जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है। इसमें जो पहला चैप्टर ही है आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब मैंने बताया था ना कि ये जो दोनों बुक है 1945 से 47 से स्टार्ट होती हैं और प्रेजेंट तक चलती हैं। तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश को बनाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आए थे, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैलेंजेस को हमने ओवरकम कैसे किया, यानी देखो 3 चैलेंजेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो जो पहले चैलेंजेस को हमने कैसे ओवरकम किया ये हम पहले में ही बात कर लेंगे। फिर दूसरे चैलेंज को कैसे हमने ओवरकम किया ये दूसरे में बात करेंगे। और तीसरे को कैसे ओवरकम किया हमने तीसरे में बात करेंगे, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपके क्लियर हो गए, तीनों में क्या क्या होने वाला है। पहले चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पे हमारे नेशन को बनाने के लिए। फिर 3 चैलेंजेस हम आपको पढ़ाएंगे, तीनों में से पहले चैलेंज को हमने कैसे ओवरकम किया वो पहले चैप्टर में बता दिया जाएगा। फिर दूसरे को हमने कैसे ओवरकम किया वो दूसरे में बताया जाएगा। और तीसरे को हमने कैसे ओवरकम किया वो तीसरे में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस, मतलब इंडिया का फॉरेन रिलेशन कैसा है, किस देश के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारा जो बेस है फॉरेन अफेयर्स का, फॉरेन रिलेशन का, वो किस बेसिस पे है। जैसे हम नॉन अलाइड है, मतलब हम ना यूएस को सपोर्ट करते हैं ना यूएसएसआर को सपोर्ट करते हैं, हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, हम पीस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट कौन सी थी, चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। इसी दोनों चैप्टर में आपको पता चलेगा कि जो इंडिया की गवर्नमेंट थी ना 1967 तक, वो बहुत पैरेलल थी। 1967 तक बहुत एक ही गवर्नमेंट रूल करती थी, कांग्रेस गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे चैलेंजेस आने लगते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट का डिक्लाइन होने लगता है। तो कैसे चैलेंजेस आते हैं और कैसे कांग्रेस गवर्नमेंट फिर रिस्टोर करती है खुद को, ये हम चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ठीक है, जिसमें हम इमरजेंसी की बात करते हैं और सारे जो क्राइसिस हुए थे इस टाइम पे हम बात करते हैं, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 7 में हम देखेंगे रीजनल एस्पिरेशंस। इसमें हम पर्टिकुलर बात करेंगे 3 रीजन्स की। पहला जम्मू कश्मीर, ठीक है, दूसरा पंजाब एंड थर्ड हम बात करेंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट की कि यहाँ पे इनकी डिमांड क्या है, रीजनल एस्पिरेशंस, इन लोगों के यहाँ इस रीजन में जो लोग रहते हैं उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और इन लोगों का हिस्ट्री देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की क्या हिस्ट्री रही है, पंजाब में किस वजह से आंदोलन हुए थे, नॉर्थ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। यहीं से बेस बनना स्टार्ट होगा आपका अंडरस्टैंडिंग का कि न्यूज़ में जो सारी चीज़ें चलती हैं वो कैसे अंडरस्टैंड करते हो आप। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अभी मणिपुर में वॉयलेंस हो रहा था, तो आपको अगर उसका बैकग्राउंड पता होगा, और बैकग्राउंड कहाँ पे पता होगा, यहीं से पता होगा। तो अगर आपको बैकग्राउंड पता होगा उसके बारे में तो आप और ज़्यादा डिटेल में उसको समझ पाओगे, अपनी जो थॉट है, अपना जो थॉट है वो डेवलप कर पाओगे, और अगर कोई पूछेगा तो उसके सामने अपना थॉट रख पाओगे, ठीक है। और अगर मैं चैप्टर नंबर 8 की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 8 है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, इससे 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इजी चैप्टर है तो बहुत लो स्कोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है। लो स्कोरिंग मतलब बोल रहा हूँ इजी स्कोरिंग सब चैप्टर है ये, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो योर अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो अगर मैं एक टाइमलाइन बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं एक टाइमलाइन बनाऊँ यहाँ पे, रफली टाइमलाइन बनाता हूँ, 1 मिनट इसी पे बना लेता हूँ मैं, इसको इरेज करने दो, ठीक है। देखो आप अभी यहाँ पे खड़े हो, क्लास 12th स्टार्ट कर रहे हो,
क्लास 12th यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है। अब देखो, अभी तक आपने 10th पढ़ा, 12th 11th पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैटर नहीं है। अब देखो, हर 5 महीने में, 4 महीने में आपको एग्ज़ाम देना है। जैसे आपको सितंबर में ही हाफ ईयरली का एग्ज़ाम देना है, हाफ ईयरली का। फिर दिसंबर में आपको प्री बोर्ड्स देने हैं, ठीक है, प्री बोर्ड्स। फिर फैब में आपको देना है, फैब में आपको देना है क्या, फैब में आपको देना है बोर्ड्स जो मार्च तक चलते हैं। फिर आपको क्या देना है, फिर आपको CUET का एग्ज़ाम देना है। मतलब अब देखोगे कि लगातार आपके 4 से 5 एग्ज़ाम देने हैं 12th में आके, ठीक है। अब ये बोर्ड्स तो पहली बात बोर्ड्स है, बोर्ड्स का प्रेशर अलग है। फिर अलग से आपको CUET का भी एग्जामिनेशन देना है, तो प्रेशर इस बार डबल है, क्योंकि 2 एग्जामिनेशन देने हैं। मतलब जो CUET का एग्ज़ाम है ये तो नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये, तो इसके लिए तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बट फ़ायदा ये है कि सिलेबस सेम है, मतलब बोर्ड्स का और CUET का सिलेबस सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो क्लास 12th के लिए, वो आप ऐसा पढ़ो, ऑटोमेटिकली ऐसा पढ़ो कि वो CUET के लिए भी काम में आ जाए। अब आप ये कैसे पढ़ोगे, इसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। मैं कैसे हेल्प करूंगा वो मैं आगे बता देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे बात करते हैं नोट्स की, नहीं पहले रिसोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। रिसोर्स आपके क्या क्या होने चाहिए, आपके रिसोर्स होने चाहिए, पहला न्यू NCERT प्लस जो मैं क्लास में नोट्स पढ़ाऊंगा, क्लास नोट्स प्लस मेरे जो शॉर्ट नोट्स होंगे, ठीक है। न्यू NCERT आपके पास अवेलेबल होगी, ठीक है। क्लास नोट्स मैं आपको फ्री में दूंगा, ठीक है, फ्री में दूंगा। ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे ये इसके लिए मैं चार्ज करूंगा, देखो मैं बताता हूँ क्यों चार्ज करूंगा, और ज़्यादा चार्ज नहीं, मैं चार्ज बता देता हूँ। इसके लिए मैं चार्ज करूंगा 99 रुपीज़, ठीक है। एक नोट्स के लिए नहीं, वो भी हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ठीक है। देखो अब ये 99 रुपीज़ मैं क्यों चार्ज कर रहा हूँ वे मैं बता देता हूँ आपको। ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे मेरे, इसमें मैं CUET के मतलब 4 साल के पेपर जो होने वाले हैं इस बार जो होगा वो सब एनालाइज करके उसी टाइप से आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। बोर्ड्स के 4-5 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको एनालाइज करके उस टाइप से कंटेंट आपको प्रेजेंट करूंगा। साथ में 10 रिसोर्सेज अलग अलग देखूंगा, नई NCERT देखूंगा, पुरानी NCERT देखूंगा। बेस्ट जो वर्ड्स होंगे, जो सिंपल वर्ड्स होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं को मैं सिर्फ फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे ले आके रख दूंगा आपके सामने, ठीक है। फ्लो चार्ट के फॉर्म में, बॉक्सेस के फॉर्म में, कलर के बॉक्सेस के फॉर्म में मैं आपको सामने ला के रख दूंगा। जैसे मैं अभी आपको बताया कि कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, तो सिंपली आपको क्या करना रहेगा, शॉर्ट नोट्स आप खोलोगे, वहाँ पे बोर्ड्स के लिए भी मिल जाएगा आपको एक ही जगह पे कंटेंट, CUET के लिए भी एक ही जगह पे कंटेंट मिल जाएगा। साथ में मैं जब CUET का एग्ज़ाम आने वाला रहेगा तो वीडियो लेक्चर्स भी ले आऊँगा CUET के लिए, ठीक है। और वो किस पे होंगे, वो बेस्ड होंगे इसी शॉर्ट नोट्स पे। तो ये 99 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। मैं अगस्त में ले आऊँगा ये नोट्स, ठीक है। अगस्त में नोट्स आएंगे, बहुत सिंपल। देखो 99 रुपीज़ है, अगस्त में ले सकते हो, सितंबर में ले सकते हो, अक्टूबर में, 3-4 महीने में आपके पास 99 रुपीज़ नहीं आएंगे कि ये आप ले लो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्लास नोट्स मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। अगर आपको ये 99 रुपीज़ भी नहीं देने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 99 रुपीज़ भी चार्ज नहीं करूँगा। सिर्फ आप एक काम कर देना, ये 100,000 सब्सक्राइबर आप हमारे करा दो, ठीक है, जिससे मुझे थोड़ी सी इनकम आने लगे तो मैं फिर ये भी फ्री कर दूंगा। मुझे जैसे जिस दिन मेरी यूट्यूब पे इनकम आने लगी मैं अपना सारी रिसोर्सेज फ्री कर दूंगा, क्योंकि मुझे बस अभी उतना ही चाहिए जिससे मेरा जो खर्चा है वो निकल जाए, ताकि मुझे पैसे ना लेने पड़े माँ पापा से, ठीक है। तो सिंपल था, मैं इतना कर दूंगा आपके लिए। नोट्स फ्री कर दूंगा, क्लास नोट्स फ्री कर दूंगा, लेक्चर फ्री कर दूंगा, मतलब जो जनरल टेस्ट होता है, जो अलग से टेस्ट होते हैं, वो सारा मैं पढ़ा दूंगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे 100,000 सब्सक्राइबर करने हैं। अब मैं नोट्स बनाना आपको बता देता हूँ कि मेरे क्लास में नोट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। नोट्स कैसे बनते हैं, आप ये A4 साइज का ब्लैंक पेपर लेना, रूलर पेपर नहीं लेना कि ऐसे ऐसे लाइन किया हुआ है, ठीक है। अब आप बच्चे नहीं रहेगा हो, ठीक है, तो बच्चे नहीं रहेगा हो तो नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, आपको ब्लैक शीट लेनी है, ब्लैक नहीं बोल रहा हूँ, ब्लैंक शीट लेनी है, उस पर मार्जिन बनाने हैं, ठीक है। ये ऊपर भी मार्जिन बनाना है ऐसे, ठीक है, ऊपर भी मार्जिन बनाना है, एंड नीचे भी मार्जिन बनाना है पूरा नीचे तक ऐसे, ठीक है।
इससे क्या होगा, देखो जो मैं क्लास में नोट्स बनाऊंगा, नोट्स पढ़ाऊंगा आपको, वो सब आप इस पार्ट पे, इस पोर्शन पे, ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, इस पे आप करोगे नोट्स, ठीक है। बाकी मैं CUET के लिए भी या फिर कोई और इंपॉर्टेंट अगर मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वो भी मैं बताता रहूँगा। तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको यहाँ पे नोट कर लोगे, जो मार्जिन है यहाँ पे नोट करोगे आप उसको, ठीक है, कि इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को ये हुआ था, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, ऐसे नोट करोगे। इससे क्या होगा, आपका CUET प्लस बोर्ड्स दोनों के नोट्स आपके एक ही पेज पे मिल जाएंगे। नोट्स मस्ट बी नीट एंड क्लीन, आपके जो नोट्स होंगे वो अच्छी राइटिंग में होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, पॉइंट वाइज होने चाहिए। जैसे मैं नोट्स बनाऊंगा ना वैसे सेम टू सेम आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, या फिर जैसे मेरे नोट्स होंगे वैसे ही छाप देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन नोट्स क्लियर होने चाहिए, ये एक बात याद रखना आप, ठीक है। तो सारी बातें यहाँ पे हो गई हैं, मैंने चैप्टर भी बता दिया है, मैंने आपको अप्रोच भी बता दी है, मैंने आपके बेस्ट रिसोर्सेज भी बता दिए हैं। और एक बात, हाँ, ये जो 3 रिसोर्सेज हैं इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये जो तीनों रिसोर्सेज मैंने बताया ना, न्यू NCERT, क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट्स, इसके अलावा आप कहीं मत जाना, ठीक है। ये 3 रिसोर्सेज आप फॉलो करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, उससे बाहर कोई नहीं, कुछ नहीं आएगा, कोई मेरी गारंटी नहीं, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आप सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड एज आई ऑलवेज सेड, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।